हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और हम मौलिक अधिकारों की जो सीरीज़ है उससे संबंधित वीडियो बना रहे हैं। और पहली जो वीडियो है वो चैनल पर अपलोडेड है, जिसमें मैंने आप सभी को बताया है कि कितने प्रकार के मौलिक अधिकार होते हैं, हमारे पास हैं इस समय भारतीय संविधान में। और जब हमारा मूल संविधान था, जब हमने उसे अपनाया था 26 जनवरी 1950 को, तब हमारे कितने मौलिक अधिकार थे ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो मैं आपको फिर से रिवाइज करा दे रही हूँ जल्दी जल्दी। उसके बाद हम आज पूरी डिटेल में पढ़ेंगे, जी हाँ, समानता के अधिकार के बारे में। इसमें कितने अनुच्छेद होते हैं, उन अनुच्छेदों को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा दोस्तों। चलिए रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों जल्दी जल्दी। तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमारे मूल संविधान में कितने पहले मौलिक अधिकार थे, 7 मौलिक अधिकार थे। लेकिन अभी हमारे संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। एक मौलिक अधिकार हटा दिया गया है। कौन सा हटा दिया गया है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। जी हाँ, संपत्ति का अधिकार जो है वो हटा दिया गया है। वो अनुच्छेद 31 में था, आपको पता है। अनुच्छेद 31 से हटाकर इसे कौन से अनुच्छेद में पहुँचा दिया गया है? इसे 300A या 300 का भी कहते हैं। और ये संपत्ति का पहले ये मौलिक अधिकार में हुआ करता था। अब ये मौलिक अधिकार की जगह किसका अधिकार, कौन सा अधिकार बन गया है? ये बन गया है विधिक अधिकार। इसको याद रखिएगा, ये विधिक अधिकार बन गया है, इसको भी याद रखिएगा। जिससे कि ये क्वेश्चन भी अक्सर आता है कि जो हमारा संपत्ति का अधिकार हटा है वो 300 का में तो है, लेकिन वो मौलिक अधिकार है या नहीं है? नहीं, अब वो विधिक अधिकार है हमारा। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। और हम ये पढ़ चुके हैं पहले भी कि हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं, याद रखिएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने इन्हें अपनाया है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि कौन कौन से मौलिक अधिकार के अंतर्गत कितने अनुच्छेद आते हैं, ये भी मैं आपको बहुत अच्छी ट्रिक से बता चुकी हूँ। और अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाकर देखिए, उसमें इतना अच्छे से दिया हुआ है कि आपको तुरंत ही याद हो जाएंगे कितने मौलिक अधिकार हैं हमारे और उनमें कितने अनुच्छेद हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, मैंने आपको बताया था कि इसके अंतर्गत कितने अनुच्छेद आते हैं। समानता के अधिकार के अंतर्गत 5, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत 4 अनुच्छेद आते हैं, शोषण के अंतर्गत, शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत 2 आते हैं, धर्म की स्वतंत्रता के अंतर्गत फिर 4 आते हैं, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार के अंतर्गत 2 आते हैं, और संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत 1 आता है। इस तरह से मैं आपको बता चुकी हूँ। यानी कि पहला वाला सबसे ऊपर है तो उसमें सबसे ज़्यादा है 5 है, और लास्ट वाला सबसे बाद में है तो उसमें 1 है। इसके बाद 4 2 4 2 ऐसे आप याद कर लीजिएगा। अब समानता के, अब इससे याद रखिएगा, समानता के अधिकार में 5 बताए हैं, तो मैंने बताया था 14 से शुरू हुए हैं, 14 से 18। तो 14, 15, 16, 17, 18। अब आप खुद देख लीजिए कितने हो गए, 5 हो गए, है ना। अब इसमें मैंने कितने बताए थे आपको? इसमें बताए हैं 4, इसमें 4 बताएं, 18 तक तो यहाँ हो गए। अब यहाँ देखिए 19, 20, 21, 22 ये हो गए। तो ये इसमें 22 हो गए यहाँ पर, तो यानी कि 4 यहाँ आ गए। अब इसके तुरंत बाद हम जब शोषण में आएंगे तो यहाँ पे 2 बताए थे, तो यहाँ पे 2 का मतलब क्या हुआ? 23 और 24 इसके अंतर्गत आएंगे। और यहाँ पर कितने बताए थे? फिर से 4 बताए थे यहाँ पर। तो यहाँ पे जब 4 बताए थे तो 24 तक हो गए थे, तो यहाँ पे क्या होंगे? यहाँ पे दोस्तों होंगे, ये देखिए यहाँ पे 25, 26, 27, 28 ये धर्म की स्वतंत्रता के अंतर्गत आएंगे। फिर यहाँ पे 2 बताए थे तो 29, 30 यहाँ पर हैं। 31 मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि इसको हटा दिया गया है और ये 300 का में चला गया है, आपको बताया था। और इसका एक है 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इन सबको आपको फिर से रिवाइज हो गया होगा और बहुत आसानी से याद भी हो गए होंगे कि कैसे हम अपने मौलिक अधिकारों को याद करें। बहुत आसान है याद करना। तो आज हम पढ़ेंगे समानता के अधिकार, यानी कि 5 इसमें अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 14 से 18 तक। आज हम इन 14 से 18 तक अनुच्छेदों को बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे, इनमें क्या क्या दिया हुआ है। आप इसको याद रखिए कि समानता का मतलब क्या है? सबको समानता, इससे याद रखिएगा। यहाँ पर जो भी बात होगी वो समानता की होगी, ठीक है। कुछ अपवाद भी हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए समानता का या समता का अधिकार यहाँ पे ये लिखा हुआ है, और यहाँ पे ये लिखा हुआ भी है, आपको
पढ़ने में आ भी रहा होगा। भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकारों के रूप में समता समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक प्राप्त हैं, जो न्यायालय में वाद योग्य हैं। इसको याद रखिएगा, ये मैं पिछली बार भी बता चुकी हूँ। ये न्यायालय में वाद योग्य है, यानी कि आपका अधिकार है। इस अधिकार को पाने के लिए आप कहाँ जा सकते हैं? न्यायालय में जा सकते हैं इस अधिकार को आप लेने के लिए। याद रखिएगा 14 से 18 तक समता का जो अधिकार है वो इसके अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं आगे दोस्तों, इन 14 से 18 तक अनुच्छेदों में क्या क्या दिया है। सबसे पहले थॉरोली उसके बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद डिटेलिंग में। तो ये देखिए 14 से 18 तक मैंने यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पर है, देखिए। अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समानता। विधि माने क्या है? न्यायालय। न्यायालय के समक्ष समानता, जो भी है विधि या जो कानून बना हुआ है उसके समक्ष हमें समानता होनी चाहिए। ये नहीं कि गरीब को अन्याय हो जाए और अमीर को जो है वो न्याय की जगह उसको ज़बरदस्ती न्याय दे दिया जाए कि हाँ ज़बरदस्ती तुम ठीक हो, है ना। यहाँ पे यह है कि झूठ झूठ है, सच सच है, चाहे वो किसी भी स्तर का व्यक्ति हो, हर व्यक्ति के लिए समानता है। फिर अनुच्छेद 15, इसको याद रखिएगा, धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, इन 5 विषयों को लेकर, इन 5 विषयों को आधार बनाया गया है। इनको आधार बनाने के बाद किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 16, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, यानी कि कोई भर्ती होगी, कोई नौकरी के संबंध में कोई वैकेंसी आएंगी, उसमें भी सबको समान भाव से देखा जाएगा और बिल्कुल समानता के साथ उनको जो भी नौकरी है या जो भी पद है वो दिया जाएगा। लेकिन अपवाद भी हैं, वो मैं आगे आपको बताऊंगी। अपवाद क्यों हैं उनका भी कारण साथ में बताऊंगी। फिर अनुच्छेद 17 है छुआछूत, यानी कि अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है इसके अंतर्गत। यानी कि पहले जब हमारा देश बहुत पिछड़ा हुआ था, पहले की वो होती थी, तो उस समय क्या था, हम लोगों को वर्ण में बांट दिया गया था। आज भी हम वर्ण में बांटे हुए हैं, लेकिन छुआछूत वाली बात नहीं है। पहले क्या होता था कि जो लोग वर्ण में बने थे तो जो उच्च वर्ण के लोग थे, है ना, तो वो निम्न वर्ग के लोगों को बड़ी हीन भावना से देखते थे। उन्हें अपनी जो बहुत सी ऐसी जगहों पे जहाँ पे आने नहीं देते थे, है ना, उनके दायरे बना दिए गए थे। तो इन सब चीज़ों से जो है अब उनकी तरफ जो है बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। अब सब समान हो गए हैं। फिर अनुच्छेद 18 क्या कहता है? अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत होना, यानी कि बहुत सारी उपाधियां, पहले जब हमारा भारत स्वतंत्र नहीं था, अंग्रेज़ों का राज था, तो बहुत सारे जमींदारों को अंग्रेज़ों ने उपाधियां दी थी और फिर वो अपनी उन उपाधियों के साथ क्या कहते हैं अपने आप को प्रचलित कर लेते थे, वो अपने इलाके में प्रचलित हो जाते थे। तो उन उपाधियों का जो था वो बिल्कुल अंत कर दिया गया था। लेकिन कुछ ऐसी उपाधियां हैं जो आज भी हम लोग रख सकते हैं, लेकिन कौन सी है उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो ये सब आपको पता चल गया कि अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18 में क्या क्या है, ठीक है। इसके बाद हम पूरा डिटेल में पढ़ते हैं अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 पे आते हैं। ये बताया मैंने, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, यानी कि जो भी नियम है उनका संरक्षण समान होगा और समता मतलब समानता होगी, हमें न्याय एक समान मिलेगा। अगर मान लीजिए कि किसी ने मतलब अगर हत्या की है किसी की, तो ऐसा नहीं है कि अगर वो व्यक्ति गरीब है या छोटे तबके का है या उसकी पहुंच नहीं है तो उसे मृत्युदंड मिलेगा, और जो अमीर है उसकी पहुंच ज़्यादा है तो उसे मृत्युदंड नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। अगर उसका जो जुर्म है वो साबित हो जाता है तो हर हाल में दोनों तरह के लोगों को बिल्कुल सेम सज़ा मिलेगी, ठीक है, इस तरह का है। तो अनुच्छेद 14 के अंतर्गत ये व्यवस्था की गई है कि भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र का मतलब क्या है, यहाँ पे राज्य क्षेत्र का मतलब राज्य से नहीं है कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ऐसा नहीं। राज्य का मतलब आप देखिएगा संविधान में राज्य का पूरी डेफिनेशन दी हुई। राज्य का मतलब एक डिपार्टमेंट भी हो सकता है, राज्य का मतलब हमारा जो राज्य है वो भी हो सकता है। जिस क्षेत्र विशेष की बात हो रही है उसे हम राज्य कह के संबोधित करेंगे, ये है यहाँ पे। किसी राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति, जब किसी भी व्यक्ति लिखा है, व्यक्ति में विदेशी भी आ जाएगा और भारतीय नागरिक, और जब केवल नागरिक लिखा होगा तो याद रखिएगा वहाँ हमारे भारतीयों की बात होगी। इस चीज़ को भी याद रखिएगा, व्यक्ति अलग है,
उसका मतलब संविधान में और नागरिक का मतलब अलग है। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। व्यक्ति में क्या होगा, पूरे विश्व के लोग आ जाएंगे, चाहे वो विदेश में रह रहा हो, अगर वो हमारे देश में है और भारतीय नागरिक है वो तो है ही, तो सबको समान न्याय मिलेगा। ये इस तरह का है, ठीक है। तो यहाँ पे व्यक्ति की बात कही गई है, तो यहाँ पे दोनों लोग लिए गए हैं। को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, ये चीज़ याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। भारतीय संविधान में समानता अधिकार जो है वो कहाँ से लिया गया? इंग्लैंड से, समानता का अधिकार। लेकिन विधि का समान संरक्षण ये अमेरिका से लिया गया है, कि विधि का एक समान संरक्षण कैसे करेंगे वो हमने अमेरिका से लिया गया है। और समानता का जो अधिकार है हमारे लिए वो इंग्लैंड से लिया है। बिल्कुल है एक ही विधि, वो समता के अधिकार के अंतर्गत, लेकिन यहाँ पर दोनों का मतलब अलग है और दोनों को अलग अलग देशों से हमने लिया है। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो दोस्तों अब आते हैं अनुच्छेद 15 पर। अनुच्छेद 15 में जो 5 आधार हैं उनको याद रखिएगा, जिस आधार पर भेदभाव नहीं होगा। वो 5 आधार कौन से हैं? धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान। ये 5 आधार हैं, इनको रट लीजिएगा। इनके आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, राज्य कोई भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन इसके अलावा जो दूसरे आधार बना के कर सकता है, यहाँ पे जन्म स्थान है लिखा हुआ, इसकी जगह निवास स्थान कर सकता है। निवास स्थान के आधार पे भेदभाव हो सकता है, क्योंकि यहाँ तो 5 ही पॉइंट दिए ना संविधान में। तो निवास स्थान का जो होता नहीं, मूल निवास वाला जो हमारा सर्टिफिकेट बनता है निवास स्थान वाला, तो उससे संबंधित, तो इससे भेदभाव कर सकता है। किसी राज्य में देखा है कि आरक्षण से संबंधित होता है कि दूसरे राज्य का व्यक्ति यहाँ पे इतने 5% ही आरक्षण मिलेगा, उसको केवल इतने ही पदों तक वो सीमित रहेगा, इस तरह से रहता है। तो ये लेकिन इन 5 चीज़ों को लेकर वो बिल्कुल भेदभाव नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ भी अपवाद है, अपवाद याद रखिएगा। अपवाद है किस केस में अपवाद है ये मैं बताऊंगी आपको, अपवाद किस केस में है, तो वो हम आगे बात करेंगे। अब यहाँ पर हम बिल्कुल टॉपिक पे बिल्कुल लाइन वाइज चलते हैं दोस्तों। तो राज्य धर्म के आधार पर विभेद या भेदभाव नहीं करेगा, लेकिन कर सकता है, ये मैं आपको बताऊंगी। राज्य सार्वजनिक स्थानों के संदर्भ में भेदभाव नहीं करेगा, यानी कि सार्वजनिक स्थलों पे कहीं बैठे हैं हम या मनोरंजन स्थल पे बैठे हैं, तो हम इन 5 कारणों की वजह से हम भेदभाव किसी से नहीं करेंगे, ये याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता रही थी पहले ही, अनुच्छेद 15 में अपवाद भी हैं। अपवाद क्या है? जैसे स्त्रियाँ और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किए हैं, लेकिन यहाँ पर तो ये दे रहा है कि लिंग की वजह से, है ना, ये दिया है ना, स्त्रीलिंग पुरलिंग, तो यहाँ तो नहीं करना चाहिए। लेकिन विशेष परिस्थितियों में कर सकता है, क्योंकि जब हमारा भारत आज़ाद नहीं हुआ था या जब आज़ाद होके तुरंत उस समय हमारे हाथ में हमारा देश आया था, उस समय स्त्रियों की और बच्चों की जो स्थिति थी बहुत ख़राब थी, तो उनको ऊपर उठाना था। जब उनको ऊपर उठाना था तो उनके लिए विशेष प्रावधान करेंगे, जिससे कि वो पुरुषों के बिल्कुल समान है और जो बच्चे हैं वो भी हमारे आगे बढ़ सकें। उस स्थिति तक लाने के लिए विशेष प्रावधान किए गए, और जिससे कि यहाँ पे अपवाद भी रहे। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया। स्पेशली महिला आयोग का गठन करने की क्या ज़रूरत थी भैया? यहाँ पे तो फिर भेदभाव वाली बात आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि स्त्रियों की स्थिति को ऊपर उठाना था। कभी कभी आपने देखा है कि बहुत सी ऐसे संस्थाएं चलती हैं स्त्रियों से संबंधित, है ना, बच्चों से संबंधित संस्थाएं चली हैं, जिससे कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से वो लोग पिछड़े हुए हैं, इससे उन्हें ऊपर लाया जा सके। इस चीज़ को याद रखिएगा। अब यहाँ पे जाति लिखा था, लेकिन यहाँ तो है देखिए, संविधान के जो अनुच्छेद 15(4) है उसमें यह है, राज्य को अधिकार दिया जाता है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष कानून बनाए जाएं। यहाँ पे ये लिख दिया गया है। पहले तो केवल 15 था, 15 के 4 में जोड़ दिया गया, क्योंकि पहले जो था अनुसूचित जाति और जनजाति की जो स्थिति थी बहुत खराब थी, आपको खुद पता है, क्योंकि हमारा देश में पहले ही बता चुकी हूँ कि वर्णों में विवादित हो गया था, और जो उच्च वर्ग के लोग थे वो निम्न
वर्ग के लोगों को जो थे वो बड़ी हीन भावना से देखते थे। तो इसलिए ये प्रावधान करने, ये कानून बनाने बहुत ज़रूरी थे, जिससे कि आगे ये लोग बढ़ सकें और सारे जो मनुष्य हैं वो एक लाइन में, एक स्तर में आ सके। इसीलिए महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और जो पिछड़े वर्ग के लोग थे, अनुसूचित जाति जनजाति, इन लोगों के लिए अलग से प्रावधान किए गए। ठीक है, तो ये लिखा है 93वां जो संविधान संशोधन हुआ था 2006 में, उसके तहत शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किए गए थे, जिसके तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी जो अल्पसंख्यक वर्ग, मतलब अल्पसंख्यक नहीं, पिछड़े वर्ग जो थे, है ना, पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। अब इसमें क्या था, इसमें ये था प्रावधान, आप देखिए यहाँ पे इसके अंतर्गत क्या था, उच्च शिक्षण संस्थानों में भी आरक्षण का उनके लिए प्रावधान किया गया, यानी कि उनके एडमिशन के लिए, क्योंकि जब एडमिशन लेने वो जाते थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, जो उच्च वर्ग के लोग थे, वो लोग तो ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती हो जाती थी, और जो निम्न वर्ग के लोग थे वो शिक्षा से वंचित थे, तो उनको एडमिशन मिलना बड़ा कठिन होता था। तो क्या कहा गया कि इन लोगों के लिए आरक्षण दिया जाए, जिससे इनका शिक्षा का स्तर सुधरे। तो यहाँ पे अनुसूचित जाति को कितने % आरक्षण दिया गया, 15%, अनुसूचित जनजाति को 7.5%, अल्पसंख्यक जो वर्ग थे, ओबीसी थे, यानी कि जो मुस्लिम वर्ग थे, अल्पसंख्यक वर्ग, और इसके साथ साथ जो ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग थे, इसके साथ साथ यहाँ पे ये तो उनको ये अल्पसंख्यक ना होके अन्य पिछड़ा वर्ग होगा यहाँ पे। ठीक है, अन्य पिछड़ा वर्ग जो ओबीसी के आते थे उन्हें 27% आरक्षण दिया। ठीक है, तो इस तरह से जो आरक्षण आज भी चल रहा है इस तरह का ना, और अब तो प्रावधान बदल भी गया है, एससी का तो 21% हो गया है। इस तरह से काफ़ी, क्योंकि ये था कि जनसंख्या के ऊपर डिपेंड करता था कि जनसंख्या हमारे देश की कितनी है, तो उसी हिसाब से आरक्षण दिया। जैसे ओबीसी को 27% आरक्षण है, लेकिन ओबीसी की जो जनसंख्या देखी गई है अगर पूरे उसमें, तो वो इससे ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन ज़्यादा दे नहीं सकते, क्योंकि हम लोग क्या है कि पूरा ओवरऑल 100% में से 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं दे सकते, और इस 50% को सब में बांटना था, एससी, ओबीसी, एसटी, इनमें सब में बांटना था, है ना। तो इसलिए ये सब, इससे ज़्यादा आरक्षण दिया नहीं जा सकता था, इस वजह से इससे ज़्यादा आरक्षण आप कर भी नहीं सकते। तो ये सब कारण थे इसके। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, इसीलिए क्या था कि ये सब आरक्षण की सुविधा लागू की गई, केवल ये है कि जो नीचे तबके के लोग थे उन्हें ऊपर उठाना, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो ओबीसी के हों, चाहे वो एससी हो, चाहे एसटी हो, और कोई कारण नहीं था। वैसे हर मामले में समानता थी। पहले तो ये था कि प्रमोशन में भी वो था, जब लोक नियोजन का ये मैं पढ़ूंगी, आपको बताऊंगी, तो इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगी। और याद रखिएगा कि अनुच्छेद 15 की बात हम केवल भारत के नागरिकों के लिए करते हैं, इसमें विदेशी नागरिकों को कुछ नहीं है। जैसे हम यहाँ पे व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, व्यक्ति की बात करेंगे तो भारतीय और विदेशी दोनों आएंगे। यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं, केवल भारत के नागरिकों की। इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं अनुच्छेद 16 पर। अनुच्छेद 16 क्या कहता है, अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन में समानता। समानता की बात करा कि लोक नियोजन का कोई भी विषय हो, कोई भी अवसर हो, उसमें आपको समानता, यानी कि कहीं जॉब मिल रही हो, सरकार कोई वैकेंसी निकाल रही है, उसमें सबको समान भाव से देखा जाए। लेकिन यहाँ भी अपवाद हैं अनुच्छेद 15 की तरह, इस चीज़ को याद रखिएगा। अब यहाँ पे 16(2) के बारे में बात करेंगे। वैसे तो इसके बहुत सारे, जैसे ये अनुच्छेद है, इसके सब डिवीज़न बहुत सारे हैं, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है उनके बारे में मैं बात कर रही हूँ, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी फिर। तो 16(2) क्या कहता है कि राज्य के अधीन किसी भी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास, यहाँ कितने पॉइंट हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। याद रखिएगा, यहाँ पे 7 ऐसे ये आधार बनाए गए हैं जिनमें क्या है कि हमारा राज्य विभेद नहीं करेगा। याद रखिएगा, इन आधारों पर किसी भी नागरिक के साथ। ठीक है, अब नागरिक का मतलब आपको पता है क्या है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। तो यहाँ पर 7 आधार हैं, जबकि अनुच्छेद 15 में कितने आधार हैं, अनुच्छेद 15 में है 5 आधार। तो इस बात को दोस्तों याद रखिएगा कि अनुच्छेद 15 के 5 आधार हैं और अनुच्छेद 16 के 7 आधार हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, और इस चीज़ को बच्चे ध्यान से पढ़ते नहीं हैं। लेकिन इसमें भी अपवाद है,
परंतु इसके अपवाद स्वरूप धार्मिक संस्थानों में जब हम किसी को रखते हैं, नियुक्ति करते हैं, तो जिस धर्म का हम कोई संस्थान है, हम कोशिश ये करते हैं कि उसी धर्म के व्यक्ति को वहाँ पे नियुक्ति की जाए। जैसे मंदिर मस्जिद के लिए सरकार ने ट्रस्ट बनवाए हैं और उनमें जो नियुक्तियों का अधिकार है वो विशेष धर्म के लोगों के लिए ही दिया है ना, सिर्फ इसलिए कि हमारे देश में शांति बनी रहे। तो ये विशेष प्रावधान है। इसके साथ साथ यहाँ पर ये है कि संसद पिछड़े वर्गों नहीं, पिछड़े जो क्षेत्र हैं, पिछड़े क्षेत्रों से संबंधित मामलों में निवास के स्थान पर आरक्षण है ना, जो पिछड़े लोग हैं, अब मान लीजिए निवास के क्षेत्र पे वो अगर मान लीजिए इसमें भेदभाव नहीं करेंगे तो बाहर के लोग आके यहाँ पर आराम से जो भी जॉब है वो ले लेंगे, अब वहाँ के लोग पिछड़े के पिछड़े रह जाएंगे। तो यहाँ पर आरक्षण का प्रावधान कर सकती है। वर्तमान में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ये चीज़ है, इनको छोड़कर अन्य किसी राज्य में व्यवस्था अभी तक नहीं है, लेकिन इन 2 जगह पे है, क्योंकि यहाँ पे पिछड़े लोग ज़्यादा रहे होंगे, तो उनको आगे बढ़ाने के लिए उनका निवास स्थान का सर्टिफिकेट लगाया गया, जिससे कि वहाँ के लोगों को जो है अपनी उन्नति कर सकें और वो आगे बढ़ सकें, उन्हें मौका मिल सके, है ना। इसके साथ साथ संसद जो है नियुक्ति में भी आरक्षण कर सकती है। अब यहाँ भी वही कारण है, जैसे वहाँ पर क्या कारण था, इससे जो अनुच्छेद 15 था उसमें भी यही था कि जो नीचे तबके के लोग थे उनको ऊपर उठाना। सेम यहाँ पर भी यही कारण है कि जो नीचे तबके के लोग थे या जो निम्न वर्ग के लोग थे उनको आगे बढ़ाना। तो यहाँ पर यही है कि जो प्रावधान है पदों में और सेवाओं में आरक्षण का, वो 16(4), 16(4) का, 16(4) खा। 16(4) में तो पिछड़े वर्गों के लिए है, 16(4) खा में जो है, इसमें क में 16(4) का में जो है SC ST के लिए है, ठीक है। और 16(4) खा में यह है कि नियुक्तियां जब होती हैं तो जो पद रह जाते हैं उससे संबंधित दिया हुआ है। तो ये याद रखिएगा, 16(4) का पिछड़े वर्ग, SC ST से संबंधित है, और ये जो पद इन लोगों की जो आरक्षण वालों की जो रह जाते हैं पद, उनसे संबंधित क्या प्रावधान है वो सब दिए हुए हैं। अब यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट आयोग है जो हम सबको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, एग्जाम में आता भी है, मंडल आयोग, ठीक है, इसको याद रखिएगा। वर्ष 1979 में मोरारजी देसाई की सरकार थी, उस समय BP मंडल की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ था। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। किसकी अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग आयोग बना? BP मंडल की अध्यक्षता में। कौन थे उस समय, किसकी सरकार थी? मोरारजी देसाई की सरकार थी। इस चीज़ को याद रखिएगा, क्योंकि हमारे मूल संविधान में पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित कुछ भी नहीं दिया था, जबकि SC ST से संबंधित प्रावधान दिए थे। तो पिछड़ा वर्ग जब देखा, पूरा जनसंख्या का पूरी गणना की गई, तो पिछड़े लोग तो बहुत सारे थे, फिर उन्हें आरक्षण की ज़रूरत भी थी, क्योंकि वो वैसे भी पिछड़े थे, तो उन्हें थोड़ा नॉर्मल स्तर पे लाना ज़रूरी था, ठीक है। इसने अपनी रिपोर्ट में पिछड़ा वर्ग के लिए सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण की मांग की। अतः वर्ष 1990 में, ये 79 है, ये 90 है, VP सिंह की सरकार आ गई थी, तब OBC के लिए सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण की घोषणा कर दी गई। अब इसके बाद दोस्तों देखिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये तो 27% आरक्षण की घोषणा OBC के लिए हो गई थी 1990 में, याद रखिएगा। उसके बाद 102वां संविधान संशोधन हुआ 2018 में, तो फिर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC बन गया, और उसे कौन सा दर्जा मिल गया? संवैधानिक दर्जा मिल गया, यानी कि इसे संविधान में दर्ज कर दिया गया। तो ये क्वेश्चन भी बहुत आता है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा कब मिला? जी हाँ, 2018 में मिला। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 102वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। अब बात आती है अनुच्छेद 17 की, यानी कि अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत का अंत, यानी कि जो वर्गों में हम लोगों को वर्णित किया गया था, उसमें निम्न वर्ग के लोगों के साथ बहुत गलत व्यवहार होता था, उसमें समानता लाने के लिए इसको लाया गया। इसमें दिया है दोस्तों, देखिए, राज्य सार्वजनिक पूजा स्थल, दार्शनिक स्थल, सार्वजनिक मनोरंजन स्थल, अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान आदि में किसी भी तरह की अस्पृश्यता का अंत कर देगा। यानी कि क्या है कि पहले क्या होता था, बहुत से पूजा स्थलों में नहीं जाने देता था। अब भी सबरीमाला मंदिर वाला एक केस है, उसके संबंध में आप देखिए महिलाओं को उसमें जाने नहीं देते हैं, है ना। जो महिलाएं एक विशेष आयु की महिलाओं को, दार्शनिक स्थलों पे बहुत सा था, बहुत से सार्वजनिक मनोरंजन स्थलों पे था, बहुत से, जैसे पानी पे, कुएं में पहले पानी नहीं लेने देते थे,
ये सब चीज़ें थी पहले। तो इन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत ये लिखा गया और इसको माना भी गया। अगर जो नहीं मानता उसके अंतर्गत सज़ा का प्रावधान भी है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 17 जो है वो अस्पृश्यता का अंत है। फिर आते हैं अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 क्या है? उपाधियों का अंत। पहले मैंने आपको बताया था, देखिए लिखा है भारत सरकार ने अनुच्छेद 18 के द्वारा, ये देखिए जमींदार, राजा, पहले राजा की उपाधि मिलती थी, महाराजा की, जमींदार साहब की मिलती थी, सेठ साहब की मिलती थी, ऐसे करके मिलती थी और प्रसिद्ध होते थे लोग। महाराजा की उपाधि जो थी वो स्वतंत्र उपाधियों का, इन सब चीज़ों का जो उपाधियाँ थी इनका अंत कर दिया गया। सभी को समान अधिकार दिया गया कि सभी समान है, कोई राजा नहीं, कोई वो नहीं। हमारे देश का एक प्रधानमंत्री होगा, एक राष्ट्रपति होगा, मंत्रिमंडल होगा, ये सब होगा। परंतु देश की सेवा और सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों के लिए उपाधियों को बनाए रखा गया। जैसे कि भारत रत्न मिलता है, कीर्ति चक्र है, परमवीर चक्र है, पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है, पद्म श्री है, ये सब मिलते हैं। तो इनको बनाए रखा है, ये हमारे लिए सम्मान है और ये उपाधियाँ मिलती हैं। और इसके साथ साथ और भी लिखा है कि कोई भी भारतीय नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि, भेंट या उपलब्धि राष्ट्रपति की अनुमति के बिना नहीं लेगा। अगर आपको कोई विदेश जो है आपको कोई विशेष उपाधि, भेंट या कोई आपको पुरस्कार देना चाहता है तो आपको राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी। राष्ट्रपति जब अनुमति दे देंगे तो आप जाके उसको ले सकते हैं। इसके बाद और भी है, ये लिखा है कि केवल 2 तरह की उपाधियाँ जो हैं मान हैं, इनको हम ले सकते हैं। जैसे कि अनुच्छेद 18(1) में लिखा है राज्य सेना द्वारा दी गई उपाधि व विद्या द्वारा अर्जित उपाधि। जैसे कि हम लोग जब PhD करते हैं तो PhD में हमें डॉक्टरेट की उपाधि मिलती है, तो हम अपने आगे डॉक्टर लिख सकते हैं। MBBS करने वाले आगे डॉक्टर लिख सकते हैं, तो वो अपनी उपाधियों को लगा सकते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य उपाधियाँ वर्जित हैं। वहीं अनुच्छेद 18(2) के द्वारा निर्देश है कि भारत का नागरिक विदेशी राज्य से कोई उपाधि नहीं लेगा। ये पहले ही मैं बता चुकी हूँ। इसके साथ साथ ये है कि देखिए ये वाली जो उपाधियाँ हैं ना, इनको आगे तो नहीं लगा सकते, बस इनको ये है कि हम लेते हैं, ये हमें पुरस्कार स्वरूप मिलते हैं, है ना। लेकिन अगर हमने PhD कर लिया है, MBBS कर लिया है, आजकल लोग इंजीनियर अपने आगे लगाने लगे हैं, टीचर है तो TR करके लगाने लगे हैं, है ना, तो ये चीज़ लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन और आप नहीं लगा सकते, ऐसे पहले राजा हुआ करते थे, महाराजा, ये नहीं। तो मैंने यहाँ पे कोशिश की है आपको बहुत कुछ बताने की कि पूरा आपको समझ में आ जाए। तो ये देखिए पूरा अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, 17 जो है अस्पृश्यता का अंत है, फिर मंडल आयोग है, 16 जो है वो लोक नियोजन के विषय में अफसर की क्षमता, बस इसको याद रखिएगा। इसके आधार जो हैं वो कितने हैं और अनुच्छेद 15 के आधार कितने हैं। तो अनुच्छेद 15 के 5 आधार है, 15 से 5 याद रखिए, 16 से 7, ठीक है। 15 में 5 आधार माने गए हैं, उसमें अपवाद भी हैं बहुत सारे। फिर अनुच्छेद 14 जो है विधि की समक्ष क्षमता है, उसमें सभी व्यक्तियों के लिए है, लेकिन अनुच्छेद 15 में ऐसा नहीं है, याद रखिएगा। तो ये सब मैंने आपको पूरा समता का अधिकार जो है उसके संबंध में सारे उसके जो 5 अनुच्छेद हैं वो पूरे बताने की कोशिश की है। अब मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगी जिसमें मैं स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बात करूंगी। इसमें कितने हैं? 4 अनुच्छेद हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ। मैंने आज आपको पूरे 5 अनुच्छेद की विशेष जानकारी दी है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। उसके साथ साथ ये है कि वीडियो को एडिट करना, उसको बनाना, उसकी टाइपिंग, सब कुछ मतलब मेरा अकेले का ही एफर्ट रहता है। तो ये चीज़ें अगर आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो मोटिवेशन मिलता है और अच्छी वीडियो बनाने का ये लगता है कि हाँ और अच्छी वीडियो बनाई जाए। पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। और मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।